रही है। ये 9 जिले हैं जहां पर 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण हॉट सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां पर लगातार पोलिंग स्टेशनों पर जो वोटिंग हो रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, पोलिंग बूथों पर इस वक्त जो मतदाता पहुंच रहे हैं काफी उत्साहित हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर जगह जिस तरह से जिलेवार जिले की भाषा बदल जाती है, वैसे जिले के अंदर मुद्दे भी बदल जाते हैं। तो संजीव शर्मा हमारे साथ बदायूं से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सीधे रुक करते हैं और जिस तरह से संजीव लगातार और अतुल हमारे साथ बदायूं से जुड़ गए हैं और संजीव हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। अतुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह के मुद्दे हैं और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सबसे पहला सवाल। जिस तरीके से मतदान प्रक्रिया शुरू हुआ है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा मतदान का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है, क्योंकि ये बदायूं जो है सांसद धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं, भाई है, उनका भी एक यहाँ पे काफी अच्छा प्रभाव है और समाजवादी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने मिलेगा यहाँ पे। महेश चंद्र की जिस तरह से गुप्ता की बात की जा रही थी, उनकी पर बड़ी जिम्मेदारी, उनकी जो लगातार साख दांव पर यहाँ है, वो कैसे नजर आ रही है और किन मुद्दों के साथ यहाँ चुनाव हो रहा है? अतुल शर्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्थानीय मुद्दे बहुत है यहाँ पे। नई चीज है यहाँ पे, चीनी मिल है और मेडिकल कॉलेज है जो समाजवादी सरकार में बनाया गया था, तो बिल्डिंग तो बनकर तैयार होगी। डॉक्टर्स की कमी है, फिलहाल अभी हाइट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा का एक प्रयास था कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने का, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में शुरू होती थी। वही आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगीता मौर्य भी यहाँ के सांसद है और फिलहाल वो चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने के लिए नहीं आई। ये एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि आपस में इस तरह की कंट्रोवर्सी से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं फायदा होता दिख रहा है। बिल्कुल, तो मुद्दे कई हैं और मुद्दे जिलेवार बदल जाते हैं। संजीव शर्मा हमारे साथ हैं। संजीव, जिस तरह से छत्रपाल सिंह गंगवार की हम बात कर रहे थे, और क्या स्थिति वहां नजर आ रही है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, किस तरह की वोटिंग वहां देखी जा रही है इस वक्त? बात कर रहे थे, मुद्दे तो बहुत सारे हैं बरेली के अंदर, जहां रोडों का अभी तक विकास नहीं हुआ है, वहीं शहर पूरा खुदा हुआ है। खासतौर पे किसानों का मुद्दा है, किसान लगातार परेशान है क्योंकि बहुत सारे आवारा जानवर खेत में घुस जाते हैं, जिसके कारण लोग परेशान है। वहीं बीजेपी से लोगों की नाराजगी तो काफी कम है, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोटिंग करने के लिए। वहीं सुबह से ही यहाँ लाइनें लगना चालू हो गई थी। बरेली की अगर बात करें, बरेली खासतौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो लोगों का मेन मुद्दा है सड़क का। सड़क पानी का मेन मुद्दा है, क्योंकि यहाँ लोग केवल विकास की बात करना चाहते हैं और विकास के मुद्दे पे ही वोट करना चाहते हैं। बरेली के अंदर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि बरेली के 9 विधानसभा सीट 2017 में बरेली में 9 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त करी थी। वहीं कहीं ना कहीं 4 से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी टक्कर में है और भारतीय जनता पार्टी अब इस चीज को फिर से 2017 की विजयी गाथा फिर से रचना चाहती है कि 9 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त कर सके। तो लगातार आप बने रहिए। रंजीत हमारे साथ, हमारे न्यूज रूम से मेरी सहयोगी सुरभि हमारे साथ जुड़ रही है ब्रेकिंग सेंटर से, उनके पास चलते हैं। सुरभि, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या अपडेट इस वक्त और क्या बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल हैदर, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर सामने आ रही है, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए जो लिखा है, मैं आपको वो ट्वीट भी बता देती हूं। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के द्वितीय चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन। मतदान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही राष्ट्र धर्म भी है और दंगा मुक्त एवं भय मुक्त नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने हेतु मतदान अवश्य करें। यानी कि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर लोगों से अपील की है कि अपने मतों का प्रयोग करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर आप सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं या फिर विकास की गति पर आप और प्रगति की रफ्तार से बढ़ना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में जरूरी होता है कि आप अपने मतों का प्रयोग करें, मतदान केंद्रों तक जाए। और सुबह 7 बजे से हम देख रहे हैं कि मतदान
मतदान केंद्रों पर हर कोई पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में एक और बड़ी खबर मैं आपको यहाँ पे अगर बता दूं हैदर, तो ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दूसरे चरण के लिए 55 सीटों पर मतदान तो एक तरफ हो ही रहा है, लेकिन इस बीच कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मतदान किया है शाहजहांपुर सीट से, और उन्होंने सुरेश खन्ना ने मतदान किया है सुरभि। और जिस तरह से आपने बताया कि लगातार मुख्यमंत्री ये अपील कर रहे हैं कि वोटिंग जरूर की जाए, मतदान जरूर करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीत बने हुए। लगातार रंजीत, जिस तरीके से वोटिंग करने की अपील सभी कर रहे हैं, चाहे शासन हो प्रशासन हो, और अब मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आ गया, उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि वोटिंग अवश्य करें। कैसे देखते हैं आप इसको, और किस तरह की तस्वीरें, कितना असर जनता पर हो रहा है? लगातार बरेली का प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा था कि लोग ज्यादा तादाद में आए और वोटिंग करें। कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा देखने को मिल रहा है कि सुबह 7:30 बजे से लोग पोलिंग बूथ पर जमा हो गए थे वोटिंग के लिए। लोग लगातार आ रहे हैं। आप खुद पीछे देख सकते हैं कि लोग लगातार लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से उनका नंबर आए। और खैर ये तो अभी सुबह की बात है, सुबह से भी लोग जमा हैं, तो शाम 6 बजे तक जो प्रशासन की मेहनत है कहीं ना कहीं रंग लाएगी और वोटिंग परसेंटेज बरेली के अंदर इस बार बहुत अच्छा होगा, प्रशासन का यही कहना है। बिल्कुल, तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा और प्रशासन का यह कहना है। लगातार बदायूं से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं अतुल शर्मा। अतुल शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूपी सरकार में नगर विकास और गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री हैं महेश चंद्र, उन पर बड़ी जिम्मेदारी लगातार हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है और उन पर कहीं ना कहीं जो किस्मत प्रत्याशियों की है उनसे कहीं ना कहीं यह अटैच जरूर होगी, क्योंकि वो यहां मदद करेंगे। और यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे टक्कर जो है दूसरी पार्टी को दे रही है। लेकिन और क्या महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है? क्या वाकई जो किसान आंदोलन था उसको बिल्कुल नहीं सोचेंगे लोग? क्या वाकई जो 80 और 20 का फॉर्मूला था भारतीय जनता पार्टी का वो महत्वपूर्ण रहेगा? क्या महत्वपूर्ण रहेगा? अभी मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये मुद्दा है कि भाजपा ने कई बड़े काम किए, धारा 370 है, राम मंदिर है, एनआरसी है, कई ऐसे मुद्दे हैं। जहाँ तक किसी कानून की बात करें तो उन्होंने वापस लेके एक संदेश दिया कि वो किसानों के हित की बात करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव मैदान में है और जो मुद्दे हैं वो काफी असर डाला है जो जनता है यहाँ की बदायूं की। अतुल शर्मा, तस्वीरें भी हम देखना चाहेंगे, आपके इर्द गिर्द किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह से मतदाता पहुंच रहे हैं, वो भी हम देखना चाहेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे जो अभी है यहाँ पे फिलहाल जो भी लाइन शुरू हुई है, क्योंकि अभी सुबह का समय, थोड़ी ठंड भी यहाँ पे ज्यादा है, मतदाता आने शुरू हो गए और यहाँ कलेक्टर रिपोर्ट भी है और क्या कहते हैं जो पीएसी भी है चुनाव कराने के लिए पूरा तैयार है। तो बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, चुनाव के लिए जिस तरीके से केंद्र तैयार है, लोग यहां पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि कोविड के नियमों का पालन भी करना है इस बार। और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कोविड अभी बरकरार है, इसका भी खास ख्याल रखना होगा। तो क्या किस तरह से शुरुआत हो रही है? मतदान केंद्र पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो सैनिटाइज उनको किया जा रहा है, मास्क को लगाकर जब जा रहे हैं तो क्या सर्टिफिकेट या किसी चीज की जरूरत पड़ रही है? हाँ, मैं आपको बता, हमारे पड़ोस में ही एक जो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कि मेरे पड़ोस में भी एक ये जो कोविड का पूरा प्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया, सैनिटाइजर है, मास्क है, सभी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से आप मतदान की बात कर रहे थे, यहाँ प्रशासन ने हर चौराहों पे एक शपथ भी दिलाई थी, दुकानदारों को बुला के, महिलाओं को, बच्चों को भी, सब किसी को मतदान करे, अधिक से अधिक मतदान करे, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा जो मतदान की प्रतिशत को बढ़ाएगा। तो बने रहिए अतुल शर्मा आप हमारे साथ। जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं वोटिंग हो रही है और वोटिंग इन सीटों पर काफी महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ एक बार फिर हमारी सहयोगी जुड़ रही है ब्रेकिंग सेंटर से सुरभि। सुरभि, इस वक्त क्या बड़ी खबर आ रही? बिल्कुल हैदर, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से देखिए अभी हमने आपको बताया था कि एक बड़ी खबर थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, साथ ही हमने सुरेश खन्ना को लेकर भी आपको जानकारी दी थी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो अमरोहा से है, जहां पर इस बार बूथ नंबर 369 पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई है। और एक बार फिर से आम जनता में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो फर्स्ट फेज के चुनाव हुए थे उस दौरान भी ईवीएम मशीनें खराब हुई थी और लंबे वक्त तक लोगों को इंतजार करना पड़ा था। एक बार फिर अमरोहा के बूथ नंबर 369 पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई। अटारी भरतपुर बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है। ये दो ऐसे पोलिंग बूथ बताए जा रहे हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है और एक बार फिर से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। अब ऐसे में ये देखना होगा
कि ईवीएम मशीनों को कब दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, ऐसे में चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, एक एक करके अपने मतों का प्रयोग करने के लिए और अपनी सरकार को चुनने के लिए अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर जब खबर सामने आई अमरोहा से, और साथ ही हम आपको बता दें कि अटारी मरीदपुर में भी ईवीएम खराब हुई है। ये दो ऐसे पोलिंग बूथ बताए जा रहे, बूथ नंबर 369 और साथ ही अटारी मरीदपुर में यहाँ पर तो बिल्कुल ये बड़ी खबर है सुरभि इस वक्त की, क्योंकि लगातार जिस तरह से सुरभि हमारी संवाददाता बता रही थी ब्रेकिंग सेंटर से, अमरोहा में बूथ नंबर 369 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। लगातार प्रतीक्षा वहां लोग कर रहे हैं और अटारी मरीदपुर बूथ पर भी ईवीएम खराब हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। तो 2 घंटे के बाद वोट डालने के लिए बोल रहे हैं अधिकारी। अब प्रतीक्षा की जा रही है और काफी आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंतजार वो काफी वक्त से कर रहे हैं। उत्साह काफी लोगों में भरा हुआ है और ये ब्रेकिंग खबर है, क्योंकि लगातार अमरोहा में जिस तरह से बूथ नंबर 369 पर यह मशीन खराब हुई है, ईवीएम की मशीन खराब होने की खबरें जिस तरीके से पहले चरण में भी आई थी और अब दूसरे चरण में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। अटारी मरीदपुर बूथ पर ईवीएम खराब हुई है, प्रतीक्षा लगातार की जा रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ईवीएम खराब होने से मतदाताओं में गुस्सा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण चहर हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, जिस तरह से ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार आ रही हैं और अब अमरोहा से इस वक्त खबर आ रही है, क्या जानकारी उसको लेकर, क्यों आखिर ईवीएम लगातार खराब हो रही हैं? जी देखिए, साफ तौर से ये जो मामला आया सामने आया है, ये अमरोहा की धनोरा विधानसभा क्षेत्र का गांव है अटारी मरीदपुर। वहां पे बूथ संख्या 369 है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। वहीं लोगों का जो ग्रामीण जो मतदाता है वो वोट डाल रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि ईवीएम खराब हो गई है। और जो आला अधिकारी है उनसे बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप 2 घंटे बाद आना, उसके बाद ही जो ईवीएम की सही किया जाएगा और तभी आपके जो है मतदान होगा। इसको लेकर खासकर जो उनमें गुस्सा है। बिल्कुल, तो गुस्सा अरुण जाहिर है होगा, लेकिन अगर हम जिस तरीके से बात की जाए ईवीएम खराब होने की, तो कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 2 घंटे बाद वोटिंग होगी। आखिर ऐसा क्यों, कि पहले तैयारी नहीं की जाती क्या? नहीं देखिए, साफ तौर से पहले तैयारी होती है, पर कहीं ना कहीं जो ईवीएम मशीनें दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार बहरहाल अभी जो आला अधिकारी हैं वो दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और बहरहाल लोग भी अपने वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। तो वोट डालने का इंतजार किया जा रहा है, लगातार खबरें इस तरह की आ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। हरिद्वार से इस वक्त हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र चौधरी। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हरिद्वार में वोटिंग शुरू हो चुकी है, सबसे पहले वोटिंग की तस्वीरें हम देखना चाहेंगे और उसके बाद सीधा सवाल, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? कांग्रेस और बीजेपी जहां टक्कर की बात की जा रही है, आपको क्या नजर आ रहा है? मतदाता किस तरफ वोट कर रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार सीट पर जो चुनाव यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, और लगातार से 4 बार के वो यहाँ पर विधायक हैं। उनका जो मुकाबला है वही कांग्रेस के प्रत्याशी से है, वो सतपाल ब्रह्मचारी हैं। चूंकि ये धार्मिक नगरी है, संतों की नगरी है और सतपाल ब्रह्मचारी संत हैं, तो आमने सामने की टक्कर उनके सामने यहाँ पर देखी जा रही है। और पूरे जनपद की अगर बात करें तो 11 विधानसभा सीट है, उसमें कई सीट इस बार हॉट बनी हुई है। हरिद्वार ग्रामीण सीट है जहाँ बीजेपी के मौजूदा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी यतीश्वरानंद, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो वहां पर कांटे की टक्कर है। तो पूरे ही अगर जनपद की ओवरऑल बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी और कई सीटों पर बसपा का। तो बिल्कुल कई सीटों पर जिस तरह से हॉट सीटें बनी हुई है और लगातार आपने बताया कि हरिद्वार में जिस तरीके से अनुपमा रावत और भी कई दावेदार हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में देखी जा रही है, यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। धर्मेंद्र, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा और आपसे एक बार फिर समझना चाहेंगे किस तरह की टक्कर है और किस तरह से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया गया है। अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी तो इसी बात को लेकर कि विकास किया है, विकास करेंगे और बीजेपी ही विकास कर सकती है, इस चुनाव मुद्दे को लेकर मैदान में है। लेकिन हरिद्वार में एक चूंकि धर्म नगरी है और शराब प्रतिबंध है, तो यहाँ पर गली मोहल्लों में आमतौर पर इस पूरे चुनाव में बहुत ज्यादा शराब पकड़ी गई है। और जो कांग्रेस का मेन मुद्दा है वो नशा मुक्त हरिद्वार के
नारे को लेकर कांग्रेस इस बार मैदान में है। तो सतपाल ब्रह्मचारी ने स्पष्ट इसी बात का लेकर चुनाव लड़ा है, मुख्य मुद्दे को लेकर कि हरिद्वार को नशा मुक्त बनाना है, स्मैक मुक्त बनाना है। इस मुद्दे को लेकर वो चुनाव मैदान में है। सबसे बड़ी बात है कि एक एंटी इंकमेंसी का भी असर दिखाई इसमें दे रहा है कि लगातार 4 साल से 20 साल से जो बीजेपी के यहाँ पर विधायक हैं वो 20 साल हो गए, 4 बार के लगातार विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं उनके प्रति इन चुनाव में थोड़ी थोड़ी लोगों में नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन आज चूंकि लोकतंत्र का यह महापर्व है और जनता सरकार अपनी चुनने जा रही है, वोट बिल्कुल, तो देकर जनता सरकार वोट की चोट चुनने देने का जा काम रही आज है। अब जनता ये कर किसके रही है। हित में करेगी, अब वक्त बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुस्सा नजर आ रहा है, लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर, मतदान शुरू हो चुका है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, संवाददाता हमारे लगातार हर जिले से, हर विधानसभा से जुड़ रहे हैं और आपको पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन किस्सा कुर्सी का में आज हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से अतुल शर्मा बदायूं से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा और एक बार फिर इन सीटों पर अगर हम नजर डालें तो 2017 की हम बात करें तो इन 6 की 6 सीटों पर जिस तरह से बढ़त बीजेपी को मिली थी, बीजेपी को जो लाभ 2017 में हुआ था, 2022 में क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई वो बरकरार रहेगा या कुछ कटौती हो सकती है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2017 का चुनाव था उसमें से 5 सीटों पर भाजपा ने विजय प्राप्त करी थी और एक सीट थी जो क्या कहते हैं खैसवान, जो समाजवादी की पार्टी की खाते में गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ सांसद धर्मेंद्र यादव जो भी ये पूर्व सांसद है वो यहाँ से रहे हैं और उनका हेलो जी, अतुल शर्मा आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ, तो ये पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, उनका ये समाजवादी का दल रहा है, हमेशा में समाजवादी जीती है और क्योंकि सांसद भी यहाँ से रहे हैं और इसलिए वो अपनी साख बचाना चाहते हैं और पार्टी की 5 सीट समाजवादी के लिए जिताना चाहते हैं। वहीं अब बात करें तो ये भाजपा जो अपने क्योंकि यहाँ नगर विकास राज्य मंत्री भी हैं और सांसद यहाँ पर संगीत मथुरा जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है जो समाजवादी पार्टी में है, उसको देखते हुए वो भी अपना भाजपा तक बचाना चाहती है। स्थानीय नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका विरोध है, पर जो लोग हैं जो वोट देना चाहते हैं वो राज के नाम पर चाहते हैं और कई ऐसे मुद्दे उनको देना चाहते हैं जिनको कहीं ना कहीं भाजपा को बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि उन 5 सीटों में कितनी साख बचाने में कामयाब बीजेपी होती है या फिर एक बार नुकसान की तरफ बढ़ती है। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार मतदान हो रहा है और बदायूं में 23 लाख मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। तो हरिद्वार से हमारे संवाददाता ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया है, दिखाते हैं मतदान केंद्रों की तस्वीरें आपको। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी के समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हरिद्वार के संस्कृत महाविद्यालय से, जहां अभी के समय पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में मॉक पोल किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको सुरक्षा के इंतजाम दिखाएं तो उत्तराखंड पुलिस के अलावा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनकी यहाँ पे तैनाती की गई है ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। 8 बजे से मतदान शुरू होना है जो शाम 6 बजे तक चलेगा। उत्तराखंड की सभी 70 जो विधानसभा सीट हैं उन पे आज एक चरण में ही मतदान किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको हम यहाँ की तैयारियां दिखाएं तो कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में मतदाताओं को सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि जमीन पे मास्क बनाए गए हैं ताकि जो मतदाता वोट डालने आए, अपने मत का प्रयोग करने आए, वो इन्हीं मास्क में खड़े हों। इसके साथ ही जो पूरा कैंपस है उसकी भी बैरिकेडिंग की गई है और चप्पे चप्पे पे उत्तराखंड पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका अभी के समय यहाँ पालन किया जा रहा है और अभी के समय यहाँ मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि कोई भी प्रत्याशी के मन में ईवीएम को लेकर कोई संशय ना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। को मतदान केंद्र की हर तस्वीर आज हम दिखाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनवाते हैं आपको। सभी से अपील करता हूं कि अच्छी सरकार बनाने के लिए राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में सभी लोग आगे आएं और मतदान करें। मतदान के बाद ही अपना जलपान करें। सब लोगों से अपील है कि सब लोग मतदान जरूर करें। सभी से अपील करता हूं कि अच्छी सरकार बनाने के लिए राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में सभी लोग आगे आएं और मतदान करें। मतदान के बाद ही अपना जलपान करें। सब लोगों से अपील है कि
तो हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र बिजनौर से जुड़ गए हैं। बिजनौर की तस्वीर देखने के लिए धर्मेंद्र के पास मैं आना चाहूंगा। धर्मेंद्र, जिस तरह से बिजनौर में लगातार 2017 में जो बढ़त देखी गई थी भारतीय जनता पार्टी की, कितनी बरकरार है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? क्योंकि धामपुर सीट भी काफी चर्चाओं में है। लगातार हम बात कर रहे हैं बिजनौर सीट की, नगीना सीट की और हमारे साथ नेहटौर और चांदपुर सीटों की। क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, जिस तरह से किसान आंदोलन की तरह एक किसान को अलग मुद्दा है, वहीं बात की जाए ध्रुवीकरण की, कहीं ना कहीं एक जो मुस्लिम सबसे बड़ा वोटर बैंक है बिजनौर में, मुजफ्फरनगर या सहारनपुर अन्य जिलों की तरह, उसका ध्रुवीकरण यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, अलग अलग मुद्दा, जो मतदाता है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर आज वोट करने वाला है। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर वोट किया जाएगा, लेकिन लगातार जिस तरह से कई सीटें ऐसी हैं जहां बिल्कुल हॉट सीट बनी हुई है। अगर हम बात करें धामपुर सीट की, तो धामपुर सीट पर नईमुल हसन, अशोक राणा, मूलचंद खुद बसपा से लड़ रहे हैं। अशोक राणा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और नईमुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या स्थिति नजर आ रही, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है धामपुर सीट पर? बिल्कुल, देखिए ग्रामीण अंचल एक तरह से आता है धामपुर, उसी तरह से वहां शुगर फैक्ट्री भी है, कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा रहने वाला है। वहीं बात की जाए एक तरह से एक बिरादरी, जिस तरह से मुस्लिमों का एक मुद्दा है कहीं ना कहीं, और बसपा भी वहां पर है, बसपा के वोट बैंक, एससी वोटर भी काफी है। कहीं ना कहीं ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। बिल्कुल, तो पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। नूरपुर विधानसभा भी बिजनौर में काफी हॉट सीट मानी जा रही है। सीपी सिंह को वहां से टिकट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हालांकि लोकेंद्र चौहान जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, वो अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया था और उसके बाद वहां सीपी सिंह को अब पार्टी ने जिम्मेदार बनाया है। हालांकि लोकेंद्र सिंह की पत्नी भी वहां चुनाव लड़कर हार चुकी हैं उपचुनाव में। क्या स्थिति नजर आ रही है नूरपुर विधानसभा की? धर्मेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो जिस तरह से नूरपुर हो या धामपुर हो, नगीना हो, नेहटौर हो, चांदपुर हो, सारी सीटें होट बनी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि किसके पक्ष में वोट होगा, किसको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे।